आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। इस साल ठंड अपने चरम पर है। खासकर नॉर्थ इंडिया कड़ाके की ठंड है। इतनी ठंड है कि राहत इंदौरी साहब का वो शेर याद आ जाता है कि ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो परदेश में है वो किससे रजाई मांगे। खैर, जहां सूरज की गर्मी है वहां भी गर्मी बेअसर साबित हो रही है। इस बीच एक और चिंता है त्वचा को लेकर, स्किन, हेल्दी स्किन को लेकर। और केवल महिलाओं या लड़कियों को ही नहीं, लड़के भी इससे परेशान रहते हैं। किसी की त्वचा फटने लगती है, किसी की स्किन सूख जाती है और इसका सबसे ज्यादा असर कोहनी, घुटने और एड़ियों पर दिखाई देता है। और जिससे निजात पाने के लिए कुछ मस्त सी टिप्स चाहिए। आज हेलो डॉक्टर में इसी पर बात। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और आप सुनना शुरू कर चुके हैं हेलो डॉक्टर। स्किन की देखभाल तो वैसे हर मौसम में और हमेशा ही करनी चाहिए, लेकिन सर्दियों में स्किन से संबंधित समस्याएं ज़्यादा हो जाती है ऑब्वियसली, जिसके चलते सर्दियों में स्किन को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। लेकिन स्किन की देखभाल करने से पहले ये जान लेना भी ज़रूरी है कि स्किन है कैसी, ऑयली है, सूखी है, मिक्स्ड है या नॉर्मल है। अलग तरह की स्किन की देखभाल के लिए अलग तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। कुछ घरेलू टिप्स भी होते हैं जिसके ज़रिए सर्दियों में आप अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं। तो फिर सर्दियों में कैसे त्वचा का ख्याल रखें, कैसे मेंटेन करें अपनी हेल्दी स्किन को, मैंने बात की डॉक्टर स्मृता नासवा से, जो फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड में कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट है। डॉक्टर स्मृति, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक रेडियो पर। धन्यवाद प्रतीक, आप कैसे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन जैसा कि मैम इस वक्त ठंड बहुत बढ़ गई है और इसलिए हम स्किन पर बात करने के लिए आज आपसे कुछ सवाल जवाब चाहेंगे। तो पहले मैं यही जानना चाहता हूँ कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, आप आपकी स्किन को किस तरीके से समझे, आपकी स्किन कैसी है और ये हमें मैम पता कैसे चलेगा? जी। बिल्कुल सही बात है। आपको सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि आपका स्किन टाइप क्या है, क्योंकि जब आपको पता चलता है कि आपका स्किन टाइप क्या है, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जो भी मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो आप उसमें से यूज़ क्या करेंगे। इस बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो आपके 3 टाइप की स्किन होती हैं सबसे कॉमनली। एक होती है नॉर्मल, एक होती है ड्राई और एक होती है ऑयली। उसके अलावा भी स्किन होती हैं टाइप्स, जिसे मिक्स्ड स्किन कहते हैं और सेंसिटिव स्किन कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात कर सकते हैं। बट सबसे पहले अगर मैं नॉर्मल, ड्राई और ऑयली स्किन के बारे में बताऊँ, तो नॉर्मल स्किन वाले तो सबसे ज़्यादा खुश हैं, मतलब उनकी स्किन उनको कभी ज़्यादा तकलीफ नहीं करती। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर लें, कोई भी मार्केट में उठा के आ जाए, आपका फ्रेंड आपको गिफ्ट दे दे, आपको सब कुछ सूट कर जाता है। आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होती उससे, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, आपकी स्किन आपको कभी तंग नहीं करती, ऐसी स्किन होती है नॉर्मल स्किन। ऑयली स्किन वो स्किन है जो हमेशा आपको थोड़ी चिप-चिप लगती है, थोड़ा-सा आपको चीक्स पे और माथे पे आपको चमक दिखाई देती है। जब आप अपना टिश्यू पेपर से अपना फेस साफ करते हैं, तो टिश्यू पे एक चिकनाहट दिखाई देती है और बहुत कॉमनली आपको पिंपल्स हो जाते हैं। ऐसी स्किन होती है ऑयली स्किन। जो ड्राई स्किन होती है, वो बारिशों में और गर्मियों में तो बड़ी खुश रहती है। उसकी तकलीफ आ जाती है जब इस तरह की कड़ाके की ठंड आ जाती है और वो फटने लगती है। आपके चाहे वो पैर हों, चाहे वो हाथ धो रहे हैं तो हाथ में ड्राइनेस लग रही है, चाहे वो फेस में आपके स्पेशली मुँह के होठों के आस-पास, नाक के आस-पास, उधर उनको छिलने लग जाता है, कटने लग जाता है। ऐसी स्किन होती है ड्राई स्किन। और तो डॉक्टर जी, सर्दियों में स्किन को लेकर किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं ज़्यादातर और वो कितनी सीरियस हो सकती हैं? तो सर्दियों में सबसे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम जो होती है, वो देखी जाती है, वो है एक्ज़ीमा की।
एक्जिमा की जो टेंडेंसी है वो यूजुअली जो पहले से ही लोगों को ड्राई स्किन की प्रॉब्लम रही है, उन लोगों को हो जाती है। मैं बहुत कॉमनली ये बात सब लोगों को बताती हूँ कि मॉइस्चराइज्ड स्किन इज़ गुड स्किन एंड ड्राई स्किन इज़ डल स्किन। तो जो ड्राई स्किन होती है वो डल स्किन होती है और जो मॉइस्चराइज्ड स्किन होती है वो अच्छी स्किन होती है। अभी जिन लोगों की ड्राई स्किन है वो वेदर का थपेड़ा झेल नहीं पाती है, कड़ाके की ठंड का, और ऐसे में वो टूट जाती है, तो उसमें काफी खुजली आती है। जब वो खुजली आती है तो वो उसको खुरच देते हैं, फिर और खुजली आती है, फिर और खुरचते हैं, और ये चक्कर कभी टूटता नहीं है और स्किन की डेड थिक लेयर्स परते 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 जमती हैं, जिसे हम लोग एक्जिमा कहते हैं। ना तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, ना ही इंसान बहुत ज्यादा शांत रहता है, क्योंकि रात को उठ उठ के लोग कंघी से भी घिस रहे होते हैं अपने आप को और काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो एक्जिमा एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सबसे कॉमन देखी जाती है विंटर्स में। दूसरी एक तकलीफ होती है सोरियासिस की। तो सोरियासिस एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें आपके खुद के ब्लड सेल्स आपके चमड़ी के सेल्स को फॉरेन बॉडी समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं भाई ये तो वायरस है या बैक्टीरिया है, और वो उसके साथ लड़के उसको तोड़ रहे होते हैं। ये सोरियासिस की तकलीफ जिन जिन को होती है, उन लोगों को भी सर्दियों में काफी परेशानी होती है, क्योंकि सोरियासिस आपका बढ़ जाता है और ये वाकई में सीरियस तकलीफ है। उसमें अगर आपका पूरा स्किन, पूरा बॉडी का स्किन इन्वॉल्व हो जाए तो आपको एडमिट भी करना पड़ सकता है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें डॉक्टर के पास पहले इंसिडेंट्स में ही चले जाना अच्छी चीज है। तीसरा डैंड्रफ, रूसी या खुश्की एक और चीज है जो सर्दियों में बढ़ जाता है, जिसमें हम लोग बालों में जो हमारे फ्लेक्स आ जाते हैं वो। ज़्यादातर सिर में होता है, जी। जी, जी, जी। बिल्कुल। तो ये 3-4 तकलीफ़ें हैं। एक ना मैं और आपको बताना चाहूँगी जो स्पेशली कोरोना लॉकडाउन के बाद बहुत बढ़ गया है। क्योंकि इसमें क्या हुआ, कोरोना के चक्कर में सब लोगों ने अपना पर्सनल हाइजीन पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने लग गए, स्पेशली वॉशिंग द हैंड्स। तो हैंड सैनिटाइजर्स हों या साबुन का पानी हो, हर दूसरे समय यूज़ किया जा रहा है। आप बाहर हैं तो आप समझिए आप सुपरमार्केट में गए हैं और आपने उसमें एक चीज़ को छुआ, आपने फिर हैंड सैनिटाइज़र से धो लिया, फिर आपने छुआ, फिर आपने हैंड सैनिटाइज़र बाहर निकाल लिया। इतनी बार जो बार-बार लोग कर रहे हैं। दूसरा एक और चीज़ कि बहुत समय तक अभी भी कई लोग हैं जो पहले हाउस हेल्प्स को बुलाते थे, अब नहीं बुला रहे हैं, अपने आप ही काम कर रहे हैं। तो जो साबुन का एक्सपोज़र है, वो स्किन में बहुत बढ़ गया है और ऊपर से अब जो विंटर्स आया है, तो हैंड एक्जिमा काफ़ी ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं और उसके लिए आपको इसको जान के काफ़ी ताज्जुब होगा, बट ये जब आप साबुन लगाते हैं, तो आपकी स्किन में कुछ नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स होते हैं, वो 6 घंटे के लिए डिप्लीट हो जाते हैं। तो अगर नॉर्मली एक इंसान भई सुबह नहा ले, तो उसका 6 घंटे में नॉर्मली भी वापस आ जाता है उसका मॉइस्चराइजिंग इफ़ेक्ट। पर 6 घंटे में अभी कोरोना लॉकडाउन के चक्कर में तो हम शायद 600 बार हाथ धो लेंगे। इस चक्कर में ये भी काफ़ी ज़्यादा देखा गया है 2020 में। अच्छा। लेकिन डॉक्टर आम तौर पर तो ये हो जाता है कि हम घरेलू नुस्खे अपनाकर कुछ परेशानियों से निजात पा लेते हैं, लेकिन फिर किन सिचुएशन में जो आप ये समस्याएँ आपने जो गिनाई हैं अभी, तो किस मोमेंट पे हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि अच्छा अब हमें डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, नहीं तो और देरी हो जाएगी तो शायद प्रॉब्लम और सीरियस हो जाए। उससे पहले ही हम डॉक्टर के पास पहुँच जाएँ। देखिए, मैं तो इसमें ये कहूँगी कि आप एक डॉक्टर के लिए भी अच्छा रहता है कि अगर आप सबसे पहले इंस्टेंस पे ही आ जाएँ, क्योंकि जब आप कम तकलीफ है और आ जाएँगे तो मैं आपको क्रीमों से ठीक कर दूँगी। पर अगर वो समझिए तकलीफ बढ़ जाए, क्योंकि जब एक्जिमा है, एक्जिमा में समझो आपने खुजली जस्ट करना शुरू किया और चमड़ी सिर्फ सूखनी शुरू हुई है, तो आप क्रीम से मैं आपको ठीक कर सकती हूँ। लेकिन अगर आपने वो चमड़ी को ऐसे तोड़ा कि बार-बार, बार-बार उसमें खून भी निकल रहा है, तो वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। तो फिर मुझे आपको एंटीबायोटिक भी खिलाना पड़ेगा, एक गोली और ऐड हो गई, जो मुझे अगर आप पहले इंस्टेंस पे आते तो मैं ना देती। ऐसे ही अगर आपके सोरियासिस के चक्कर में या फिर पैरों के तलवे ड्राई होके कटने के चक्कर में, जिसे हम लोग क्रैक्स कहते हैं, स्पेशली अगर आपको डायबिटीज़ या इस बीमारी भी है, जिसमें वैसे ही डायबिटीज़ के चक्कर में इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, तो उसमें भी आप जितना डिले करते जाएँगे, उतना आपके लिए आपका ट्रीटमेंट लंबा होगा और आपको शायद ज़्यादा भारी गोलियाँ देनी पड़ेंगी, जो मैं शायद फर्स्ट इंस्टेंस पे आपको सिर्फ मॉइस्चराइज़र के थ्रू ठीक कर पाऊँगी।
और ये चीज़ मैं बोल रही हूँ उन लोगों के लिए ज़्यादा जिन लोगों को इसकी टेंडेंसी रही है। आपके परिवार में टेंडेंसी हो सकती है एलर्जीज़ की, ड्राई स्किन की, सोरियासिस की। तो ऐसे लोग तो डेफ़िनेटली लेट ना करें और पहले इंस्टेंस पे ही आ जाएँ। लेकिन जिनको पहली बार ये तकलीफ़ हो रही है, तो वो लोग ये चीज़ ज़रूर कर सकते हैं कि जैसे अभी जो मैंने आपको हैंड सैनिटाइज़र्स का बोला, तो आप हैंड जी। सैनिटाइज़र्स ना यूज़ करें, साबुन का पानी प्रेफ़र करें और जितनी बार आप अपने हाथ धो रहे हैं, उतनी बार आप मॉइस्चराइज़र लगाएँ, तो ऐसी नौबत आएगी ही नहीं कि अच्छा, आपको डॉक्टर के जी। पास जाना पड़े। हुँ। ओके। तो इससे पहले कि मैं इलाज की बात पर हम आएँ लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कई लोग हैं जो मोटी रकम खर्च करके महँगे प्रोडक्ट्स हैं उसे ही असली और सही इलाज मानते हैं। तो क्या उन प्रोडक्ट्स में वाक़ई दम है? मतलब क्या हमें डॉक्टर की सलाह से उसे नहीं खरीदना चाहिए? आपका क्या इस पर ओपिनियन है? देखिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती कि जो चीज़ बहुत महँगी है, वही बहुत अच्छी है और जो चीज़ बिल्कुल सस्ती है, वो अच्छी नहीं है। इनफैक्ट मैं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ी हुई हूँ। हम लोग हमारे सारे पेशेंट्स हमारे नॉन अफोर्डिंग क्लास के आते थे और हम साधारण नारियल का तेल दिया करते थे उनको और उनको जी। एडमिटेड लेवल से भी बाहर निकाल लिया करते थे। ज़रूरत ये है कि आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी हैं। सबसे पहली हुँ, बात कि आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है और साधारण एलोवेरा जेल, साधारण कोकोनट ऑयल, साधारण तिल का तेल, ये सब भी अच्छे मॉइस्चराइज़र्स हैं। लेकिन मॉइस्चराइज़र जो है, वो सबसे ज़्यादा अच्छा काम करता है गीली चमड़ी पे। तो लोग क्या करते हैं ना, अच्छा। सूखी चमड़ी पे लगाते हैं उसको और बारी-बारी लगाते हैं और फिर आके हमको कहते हैं कि कोई असर नहीं पड़ा। असर पड़ेगा भी नहीं क्योंकि मॉइस्चराइज़र कोई अचानक से थोड़ी ना चमड़ी में कुछ ड्राई चमड़ी को नॉर्मल या ऑयली बना देगा। वो बेसिकली हुँ, करता क्या है कि जब आपने अपनी चमड़ी पे पानी लगाया, तो पानी आपका 3 मिनट के अंदर इवेपोरेट हो जाता है हुँ, और आपका यूँ समझिए कि जो आपका एनवायरनमेंट है, वो आपके चमड़ी में से पानी को खींच लेता है। अब अगर आपने उस 3 मिनट के अंदर-अंदर अपने आप को मॉइस्चराइज़र का कोट लगा दिया, तो वो एक सुरक्षा कवच की तरह आ गया और उसने हुँ, पानी को इवेपोरेट होने से रोक दिया। फिर वो पानी को जो चमड़ी है, वो छन्नी की तरह अपनी तरफ उसने अंदर ले लिया। जो साइंस वाले लोग होंगे वो इस ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस इसमें समझेंगे। तो आपने जी। ऊपर नमी देनी है और उसमें अंदर ले आना है। अब आप उस नमी पानी के ऊपर नारियल का तेल का कोट लगाएँ या कोई एक बहुत महँगे मॉइस्चराइज़र का कोट लगाएँ। यूजुअली दोनों का काम सेम है। हाँ, हाँ, इसमें कुछ बिल्कुल यानी एक एक्सेप्शन है, इसको हम लोग इमोलिएंट कहते हैं। इसमें बस एक एक्सेप्शन है कि कुछ ऐसे मॉइस्चराइज़र्स होते हैं जो बाकायदा नमी देते हैं, बट वो कुछ ही कंडीशंस में यूज़ किए जाते हैं और वो जनरल पब्लिक को रूटीन यूज़ में डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके। तो यानी बेहतर यही है कि या तो आप नहाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइज़ कर लें या फिर आप जब भी मॉइस्चराइज़ कर रहे हैं उससे पहले आप हाथ-मुँह धो लें। और बिल्कुल। सर्दियों जी, और सर्दियों में डॉक्टर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे कई लोग कहते हैं कि ज़्यादा गर्म पानी से ना नहाएँ और यानी इसमें थोड़ा और डिटेल में आप ये बताइए कि क्या-क्या बातों का ध्यान रखा जा सकता है? तो हमारी जो चमड़ी होती है, वो हमारा सबसे बड़ा अंग है, जो कंटीन्यूअसली वेदर के, पॉल्यूशन के, पॉल्यूटेंट के, एनवायरनमेंट के थपेड़े झेलती है। तो एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो चमड़ी को खुश नहीं रखता, उसकी नर्व्स एक्टिवेट हो जाती हैं और तकलीफ देती हैं। इनफैक्ट कई टाइप के अर्टिकेरिया एक एलर्जिक बीमारी है जो स्किन की एलर्जीज है, बहुत कॉमनली हम लोग सर्दियों में देखते हैं, जिसमें मोटे मोटे दाफड़ बन जाते हैं, छपाकियां जिसको कहते हैं और जी। कॉमन भाषा में पित्त भी कहा जाता है। तो एक हुँ, प्रकार का अर्टिकेरिया होता है जो सडन टेम्परेचर चेंजेस की वजह से बढ़ता है। तो ये बहुत ठंडा पानी से नहाना या बहुत गर्म पानी से नहाना। तो अगर आपकी एलर्जिक टेंडेंसी है तो हो सकता है आपको वो पित्त की तकलीफ उससे हो जाए। दूसरी तरफ अगर आपने बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाया कि मतलब आपको वो जलने जैसा फीलिंग आया, तो आप अपनी चमड़ी को तोड़ रहे हैं। कुछ दिनों हुँ, में आप देखेंगे कि वो लाल हो जाएगी और सेंसिटिव हो जाएगी, आपको छूने में भी दर्द होगा। क्योंकि ये एक तरीके का माइल्ड बर्न आप दे रहे हैं अपनी चमड़ी को। मतलब उस टेम्परेचर से थोड़ा और टेम्परेचर होता उबलता हुआ तो आपकी स्किन लिटरली जल जाती। यहाँ पर क्यों हुँ, पूरी तरह से तो नहीं जली लेकिन उसका शायद टॉप मोस्ट लेयर काफ़ी छिल-सा गया। तो एक बहुत आसान तरीका है कि आपको जभी भी आपने समझो अपनी बाल्टी पानी का भरा, तो उसमें अपना एल्बो डालना है, कोहनी को
और अगर आपकी हम्म। कोहनी को वो ना चुभे तो वो वाला पानी आपका ठीक है, जिसको हम लोग कोसा गर्म कहते हैं। तो आपको तकलीफ नहीं देगा कभी भी, और स्किन भी आपकी ठीक रहेगी। तो डॉक्टर, ठंड में और क्या स्किन केयर को लेकर आप क्या-क्या टिप्स देंगी, खासकर घरेलू उपचार वगैरह? कई लोग कहते हैं नींबू लगा लीजिए, दही लगा लीजिए, कई लोग स्क्रब पर ध्यान देते हैं, कोई शहद की बात करता है। तो एग्ज़ैक्टली क्या-क्या ये होम रेमेडीज़ है जो इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं? देखिए, आपने जो 3 होम रेमेडीज़ बताई, मैं सबसे पहले उन्हीं से शुरू करती हूँ। नींबू जो है वो लगाने में मैं प्रेफ़र करती हूँ कि भई आप नींबू को खा लीजिए, पानी में डाल के, तो एटलीस्ट आपको विटामिन सी मिल जाएगा, आपकी स्किन बहुत अच्छी ग्लो करेगी। नींबू लगाने से सिर्फ़ क्या होता है कि वो जो लोग होते हैं ना, फिर उसको रब करते हैं उसके पील से। तो एक तरह का घर्षण उत्पन्न होता है उसमें, और उसकी वजह से भी एक्जिमा हो सकता है, जिसको हम लोग फ्रिक्शनल डर्मेटाइटिस कहते हैं। तो वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ जो आप दही लगाने के लिए कह रहे हैं, तो दही का तासीर ठंडा है। वो ऑयली स्किन में गर्मी के टाइम पे पिंपल्स और मुहासों के वक़्त आप जो उबटन बनाते हैं, जिसमें आप दही लगा डाल के बनाते हैं, उसमें तो बड़ी मदद करता है। और हनी जो है, तो हनी का क्या है कि हनी अगर आपने लगाया और उसके बाद आपने सही से नहीं धोया, तो कई बारी वहाँ पर अगर बॉडी फोल्ड्स पे वो रह गया, तो उधर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन चेहरे पे आप हनी का दूसरे चीज़ों के साथ मिक्सचर बना के, जैसे आटे के साथ या किसी के साथ आप फेस पैक वन्स अ वीक बनाना चाहते हैं, अगर आपकी ड्राई स्किन है, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। लोग कई बारी मलाई और दूध भी यूज़ करते हैं, उसमें भी कोई हुँ। नुकसान नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि एक चीज़ जो आपको सर्दियों में बहुत आसानी से आपकी चमड़ी को खुश रखेगी, वो मॉइस्चराइज़र ही है। और मॉइस्चराइज़र जो लगाना है, वो गीली स्किन पे लगाना है। जो ड्राई स्किन वाले लोग हैं, और स्पेशली जो अ, वृद्ध हैं, जिनकी उम्र के चक्कर में भी, उम्र से भी आपकी चमड़ी ना ड्राई होती जाती है, तो उनको हर रोज़ साबुन भी नहीं लगाना चाहिए। स्पेशली अगर अच्छा। आप नॉर्थ में हैं और बहुत ठंडी और बहुत ही खुश्की वाले इलाकों में हैं, आप कहीं जाके लिटरली इतना गंदे हो जाएं कि आप में मट्टी लग गई हो, या फिर आप वॉशरूम के पहले बाद में, या अपने खाने के पहले बाद में, तब तो आप साबुन यूज करें। पर रेगुलर यूसेज के लिए सर्दियों में हर रोज साबुन यूज करने की भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इसमें मैं हमेशा केरला वाले प्रदेश के लोगों का बड़ा एग्जाम्पल देती हूँ कि उन लोगों की स्किन बड़ी और हेयर बड़े अच्छे माने जाता है, और वो क्या करते हैं, बाल्टी में एक ढक्कन कोकोनट ऑयल डालते हैं और उसी से नहा लेते हैं। एंड अरे वाह! दैट इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि आपने गीली चमड़ी पे मॉइस्चराइजर लगा दिया। और जब आप जो आपने कहा था कि नहाने के बाद जो है, तो लोग क्या करते हैं कि नहा के जब बाहर आके टॉवल से पोंछ के फिर मॉइस्चराइजर लगाते हैं। तो मैं जिन लोगों को ज्यादा तकलीफ है, जिनकी स्किन बहुत फ्लेकी होके पूरी बॉडी इच कर रही है, उनको तो मैं हुँ। कहती हूँ कि आप बाथरूम के अंदर पहले मॉइस्चराइजर लगाएं, फिर अपना टॉवल टच करें, क्योंकि टॉवल के ओके। फ्रिक्शन से भी उनको इचिंग होती है। अच्छा, नहीं गीली स्किन पर भी हम लगा सकते हैं कोई गीली स्किन मॉइस्चराइज़र? पर ही लगाना है, और हर ओके। बार गीली स्किन पर लगाना है। इनफैक्ट अगर हमारे पास इस तरह के कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनको कई और बीमारियां हैं, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उनको गोलियां ना दूं। तो मैं उनको बोलती हूँ, आप दिन में हर घंटे मॉइस्चराइजर लगाइए, जहां आपको तकलीफ है गीला करिए, मॉइस्चराइजर लगाइए। मलमल का हुँ। कपड़ा होता है ना, धोती वाला कपड़ा, हाँ। उसको आप गीला करिए और उसको हल्का हल्का हाथ से डैप कर दीजिए जहां आपको तकलीफ है, और उसके ऊपर आप मॉइस्चराइजर लगा दीजिए। आपकी तकलीफ हुँ। ठीक हो जाती है, आपकी खुजली विद इन सेकेंड्स खत्म हो जाती है, जबकि खुजली की गोली आधे घंटे बाद असर करती है। ओके। तो आप काफ़ी मॉइस्चराइज़ पर आपने ज़ोर दिया है और सही तरीका बताया है मॉइस्चराइज़ करने का। कई मेरे ऐसे दोस्त हैं जो पूछते हैं कि जो उनकी ऑयली स्किन है, तो क्या वो भी मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, इनफैक्ट ऑयली स्किन वालों को मॉइस्चराइज़ ज़रूर करना चाहिए। ऑयली स्किन का मतलब है कि आपके ऑयल ग्लैंड्स ज़्यादा एक्टिव हैं, जो आपके हार्मोन्स के कंट्रोल में हैं। अब हार्मोन्स आपके टीनेजर और एडोलेसेंट्स के प्यूबर्टी के साथ आपके बढ़ते हैं। हुँ। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि इनको नमी की ज़रूरत नहीं है, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज़ है। इनफैक्ट अगर आप देसी नुस्खे करें या आप एलोपैथिक मेडिसिन्स लें पिंपल्स को ठीक करने के, वो सब आपके ऑयल ग्लैंड्स को इनएक्टिव करते हैं, तो वो चमड़ी को एक्चुअली बहुत सुखा देते हैं। तो हुँ। ऐसे में तो उनको नमी की और ज़रूरत हो जाती है।
और कई बारी लोग जिनको ऑयली स्किन होती है, जिनको एक्टिव एक्ने है, उनको तो मैं बिल्कुल भी स्क्रब सजेस्ट नहीं करती, क्योंकि आपने स्क्रब का भी पिछले क्वेश्चन में सवाल पूछा था। जिन लोगों को एक्टिव एक्ने नहीं है, वो लोग हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन स्क्रब कर सकते हैं, बट स्क्रबिंग जो एक्शन है ना, उससे भी स्किन निकलती है। वो भी चोट है स्किन पे, तो उसके ऊपर से मॉइस्चराइज़ करना ज़रूरी है। ऑयली स्किन वालों को 2 बातों का याद रखना चाहिए, जब भी वो कोई मॉइस्चराइज़र मार्केट में ढूँढते हैं। पहला ये कि वो लोशन बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि जो लोशन बेस्ड होता है, वो वाटरी होता है और क्रीम की तरह चिपचिप नहीं होता। और दूसरा ये कि उसमें नॉन कोमेडोजेनिक वर्ड लिखा हुआ होना चाहिए। नॉन कोमेडोजेनिक का मतलब है कि वो खुद मुहासे नहीं करेगा। जी। डॉक्टर कई लोगों की स्किन है जो काफ़ी सेंसिटिव है, कईयों की सख्त है, तो वो लोग क्या करें? सेंसिटिव स्किन सबसे ज़्यादा मतलब यूँ समझें कि उनको अपनी स्किन को वैसे सहेज के रखना पड़ता है जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी को उसकी माँ रखती है। तो सेंसिटिव स्किन वाले नॉर्मल स्किन जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, उसके बिल्कुल 180 डिग्री अपोज़िट स्किन होती है कि उनको कुछ भी नया सूट लगाएँ और उनको सूट नहीं करता। वो आते हैं और वो कहते हैं कि मैडम हम कितने प्रोडक्ट्स ट्राई कर लिए, हमें कुछ भी सूट नहीं करता। और उसका कारण ये है कि उनकी जो स्किन है, वो हाइपर सेंसिटिव है नॉर्मल चीज़ों के लिए भी। उनको एक कलरिंग एजेंट जो डाला होता है, कई बारी आपने देखा होगा मॉइस्चराइज़र्स हैं या फेस क्रीम्स हैं जो पिंक कलर की होती हैं, कुछ हल्का-सा ग्रीन कलर डाल दिया, बस देखने में अच्छा लगता है, उनको उस कलर से भी एलर्जी हो जाती है। फिर उनमें फ्रेग्रेंस होता है, तो कई बार उनको उसके फ्रेग्रेंस से भी एलर्जी हो जाती है। तो ऐसे कई बारी प्रिजर्वेटिव्स जो डाले हुए होते हैं कि भई क्रीम्स में, उससे एलर्जी हो जाती है। तो सेंसिटिव स्किन वालों को 1-2 चीज़ें अगर वो ध्यान दें, तो उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। सबसे पहली चीज़, वो मार्केट में जभी भी जाएँ, तो ऐसे प्रोडक्ट्स ढूँढें जिनकी ना इंग्रीडिएंट लिस्ट थोड़ी छोटी हो। बहुत सब कुछ लिखा हो, 10, 15, 16, 20 इंग्रीडिएंट्स हैं, उससे वो दूर रहें, क्योंकि उसमें डॉक्टर भी पता भी नहीं कर पाएगा कि किससे एलर्जी थी, किससे नहीं थी। दूसरा, वो सूंघ के देखें, उसमें ज़्यादा फ्रेग्रेंस ना हो, ज़ीरो हो और उसमें ज़्यादा कलर ना हो, इससे भी फ़ायदा होता है। वो बेबी रेंज लोशंस और बेबी रेंज प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो बेबीज़ के लिए यूज़ होते हैं, वो वैसे भी हाइपो एलर्जेनिक होते हैं। इनका नाम होता है हाइपो एलर्जेनिक। और अगर वो अपने कुछ घरेलू नुस्खे भी कर रहे हैं, तो मैं यही वाली चीज़ कहती हूँ कि समझिए आपने एलोवेरा लगाना है, तो आप उसका प्लांट उगाएँ बाकायदा किचन गार्डन में अपने और उसका जूस निकाल के लगाएँ, तो आपको बेहतर लगेगा। जस्ट बिकॉज़ कि आपको एक प्रोडक्ट है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉमिसेस दे रहा है, उस पे ही जाके आप शायद आपको तकलीफ हो सकती है। तो कोई भी नया प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, आपको सिर्फ़ कान के पीछे एक बारी उसको लगा के देख लेना चाहिए। ये लोग टेस्टर्स आते हैं, टेस्टर्स अलाउड भी होते हैं। अगर आपको 48 घंटे तक उससे ज़्यादा एलर्जी नहीं हो रही है, तो आप वो वाला प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। ओके। डॉक्टर एक और है कि सनस्क्रीन को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि जो लोग स सर्दियों में सनस्क्रीन लगाते हैं तो उस पर हँस देते हैं कि ये तो भाई धूप में गर्मियों में ज़्यादातर लगाया जाता है। तो सर्दियों में भी तो धूप निकलती है, तो ये सनस्क्रीन को लेकर क्या है? ये थोड़ा कन्फ्यूजन आप दूर कर दीजिए। तो सनस्क्रीन का ये है कि जब जब उजाला है तो सन है, तो सनस्क्रीन आपको फ़ायदा करेगी। क्योंकि जो भी सन रेज़ के वजह से चमड़ी में इफ़ेक्ट्स आते हैं, वो यूवी रेज़ की वजह से आते हैं। जो हमें तपिश मिलती है, जो हमें गर्माइश मिलती है, वो इंफ्रारेड की वजह से मिलती है। लेकिन जो भी इफ़ेक्ट है, वो यूवी रेज़ का है और सनस्क्रीन्स केमिकली यूवी रेज़ को ही से के डैमेज से ही चमड़ी को बचाती हैं। तो चाहे वो सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, आपके जो-जो एक्सपोज़्ड एरियाज़ हैं, उनको आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए। लेकिन जी। मैं इसके साथ-साथ एक चीज़ और ज़रूर बोलना चाहूँगी, वो ये है कि विटामिन डी का बहुत इम्पोर्टेंस है। और अगर मैं आपको ब्लैंकेट सबको बोलूँ कि आप सभी के सभी सनस्क्रीन यूज़ करें, तो सनस्क्रीन से विटामिन डी का एब्ज़ॉर्प्शन और बनना नहीं हो पाता और हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है, जबकि हम तो काफ़ी धूप वाले प्रदेश होके भी विटामिन डी की कमी देखी गई है। और इनफैक्ट आपको ये इसमें जानने में रुचि होगी कि अगर आजकल जैसे जो कोविड फैला हुआ है, तो कोविड में अगर आपका विटामिन डी लेवल्स अच्छा है, तो ये आपके लिए इंडिपेंडेंट फैक्टर है कि आप इस बीमारी में आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचेगा अगर आपका विटामिन डी अच्छा है। तो मैं लोगों को जी। क्या बोलती हूँ कि आप हर रोज़ 20 या 30 मिनट अर्ली मॉर्निंग जिसे सुबह की धूप कहते हैं, जो चुभती नहीं है,
और 20-30 मिनट या फिर 20-30 मिनट शाम की, जैसे 5 बजे के बाद या सुबह 7-8 बजे, उसमें आप बकायदा नेचर में वॉक कीजिए ताकि आपका शरीर विटामिन डी बना सके। हाँ, बिल्कुल और आधा आप घंटा तो बिताना ही चाहिए। और आप जी, चाहें तो आप अपना विटामिन डी अपने हाथों की स्किन से बना सकते हैं, पैरों की स्किन से बना सकते हैं, आप अपना फेस प्रोटेक्ट कर लीजिए सनस्क्रीन से। बट ये जरूर हाँ, करिए, और सनस्क्रीन को घर से निकलने के 30 मिनट पहले लगाना चाहिए और हर 3 घंटे में रिपीट करना चाहिए। जो लोगों को फोटो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए इट इज बेटर कि वो लोग सन प्रोटेक्शन पूरी तरह से करें, और ऐसे में हम लोग उनको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दे देते हैं। जी। डॉक्टर एक लास्ट में एक सवाल लेना चाहता हूँ जो एजिंग स्किन को लेकर है। कई महिलाएँ जो ज़्यादातर इसकी शिकायतें लेकर आती हैं और तो इनके इनके लिए हम कैसे क्या ख़्याल रख सकते हैं अपनी त्वचा का? एजिंग स्किन है ख़ासकर। तो जो एजिंग होती है वो दो कारण होते हैं उसके। एक होता है आपका इंट्रिंसिक एजिंग, जो उम्र बढ़ रही है इसलिए आप बूढ़े हो रहे हैं और आपके स्किन में चेंजेस आ रही है। और दूसरी हुँ, होती है एक्सट्रिंसिक एजिंग। एक्सट्रिंसिक एजिंग का सबसे ज्यादा कॉमन कारण है धूप, यूवी रेज। अ, तो हुँ, इसलिए अगर आपको एजिंग, जो एक्सटर्नल एजिंग है, उसको प्रिवेंट करना है या उसको डिले करना है, प्रिवेंट तो खैर आप पूरी तरह से किसी भी चीज को नहीं कर सकते, पर आप डिले कर सकते हैं, तो उसमें सन प्रोटेक्शन इज इम्पोर्टेंट। तो जो ये कड़कती हुई धूप होती है, स्पेशली जो 10 से 4 बजे वाली जो इंडिया में धूप होती है, उसमें आप छाता लेके, गॉगल्स पहन के, कैप पहन के, हैट पहन के इस तरह से जाएं कि आपके ऊपर डायरेक्टली सन रेज ना पड़े, तो आप अपना एक्सटर्नल सन एजिंग डिले कर सकते हैं। उसके साथ आपके पास सनस्क्रीन्स के ऑप्शन हैं ही। जो इंटरनल एजिंग होती है, उसके लिए सबसे बेस्ट जो आपको हेल्प करता है वो है अच्छा खाना, जिसमें आप दिन के 2 या 3 फ्रूट्स खाते हैं और 4 से 5 अलग अलग कलर की सब्जियां खाते हैं। मैं इसको क्यों जी, इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, क्योंकि आपके फ्रूट्स में होता है विटामिन सी, और आपके हुँ, अलग अलग कलर की सब्जियों में रेड, ग्रीन, ऑरेंज और पर्पल, इन सब में होता है विटामिन ए, और ये आपको एंटी एजिंग देता है। और दूसरा है एक्सरसाइज। साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपना एजिंग को डिले कर सकते हैं। अब आई बात बिल्कुल। लगाने की कोई क्रीम्स की, तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। आप सिर्फ क्रीम्स भी यूज कर सकते हैं, या आप कोई बड़े बड़े प्रोसीजर्स लाइक लेजर्स और ये सब भी करा सकते हैं अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ के। बट हुँ, विटामिन ए और विटामिन सी बेस्ड क्रीम्स यूजुअली रात की दी जाती हैं आपके हुँ, फेस को, फेशियल स्किन की एजिंग को डिले करने के लिए। जी। जी शुक्रिया डॉक्टर स्मृति आपसे बात करके वाक़ई कई चीज़ें जानने समझने को मिली। और भी इच्छा थी कि और सवाल लें लेकिन समय का भी ध्यान रखना होता है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। तो उम्मीद है आपको आज के हेलो डॉक्टर से खूब सारी जानकारियाँ मिली होंगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप हमसे कुछ कहना चाहते हो, कोई सलाह, सुझाव या शिकायत हो तो हमें लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। ये हमारा ईमेल पता है। आप आज तक रेडियो के फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी अपना कीमती फीडबैक हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा ये हेलो डॉक्टर स्टोरीटेल, हबहॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। अब मुझे यानी प्रतीक वाघमारे को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। एक तार म्यूजिक का और एक तार पोएट्री का, दोनों मिल जाए तो क्या बनता है? दो तारा। मैं हूँ चिन्मयी और मैं हूँ जोएल। हम गाते हैं, सुनाते हैं कविताएं, कभी गिटार पर तो कभी बांसुरी पर, और कभी अपने घर में पड़े हुए बक्से की थाप पर। तो सुनिए हमारा दो तारा सिर्फ आज तक रेडियो पर।